So, Yes, yeah. Alhamdulillah. So we are inching closer towards the conclusion of this intense course. और आज जो हमारा लास्ट टॉपिक जो रह गया है इस कोर्स में, दैट इज डेटाबेसेस, और चैप्टर नेम इज जॉइन द नो सीक्वल मूवमेंट। सो हर लेक्चर की तरह हम लोग टॉपिक पढ़ने से पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई आर वी स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक और मॉड्यूल, और व्हाट इट हैज़ टू डू विद द रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स वी हैव स्टडीड। So, as a data scientist, we have to deal with machine learning algorithms. We have seen machine learning algorithms like supervised learning algorithm, unsupervised learning algorithm, semi-supervised learning algorithm, and then there is another class of learning algorithms which is called reinforcement learning algorithms. So, किसी भी machine learning algorithm की जो foundation है, वो data होती है। So as a data scientist, you have to deal with the data. Sometimes आपने data को machine learning pipeline में लेके आना होता है। बाज़ दफ़ा आपके पास कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप रन टाइम पे डेटाबेस से डाटा लाके उस पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स अप्लाई कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा डेटाबेस के अंदर आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। जैसे हमने मूवी रिकमेंडर सिस्टम में एक सीक्वल लाइट एक डेटाबेस क्रिएट की मेमोरी में, और उसी में ही हमने मूवी रिकमेंडर सिस्टम वहीं पे इम्प्लीमेंट किया फॉर एफिशिएंसी। और तो डाटा को जो है वो एज अ डाटा साइंटिस्ट यू हैव टू डील विद इट। सो चूंकि आपने डाटा के साथ डील करना है, तो एज अ डाटा साइंटिस्ट रोल आपसे सीक्वल के बारे में पूछा जाता है कि आपको बेसिक सीक्वल आनी चाहिए, और आपके पास कुछ फॉर्म ऑफ एक्सपर्टीज होनी चाहिए स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की। यहाँ पर ये बात मैं ज़रूर मेंशन कर दूँ कि डेटाबेस के एक पूरी फील्ड है कंप्यूटर साइंस में, और डेटाबेस की इंजीनियर्स एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी एक्सपर्टीज ही डाटा की मैनेजमेंट में होती है, उसको मैनेज करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, और वो उस रोल को प्ले कर रहे होते हैं। फिर एकदम हवा चली थी फुल स्टैक डेवलपर की। जो फुल स्टैक डेवलपर है, उन्होंने वेब का फ्रंट एंड भी देखना है, यानी कि जो यूजर इंटरफेस है जिसमें पीएचपी, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट से वो फ्रंट एंड देख रहे हैं, साथ ही साथ वो बैक एंड भी देख रहे हैं, जो उस वेबसाइट के ऊपर जो डाटा जो पीछे डेटाबेस में स्टोर होगा, तो उस रोल को भी वो देख रहे थे। तो दे आर कॉल्ड फुल स्टैक डेवलपर। और उनकी जो पे पैकेजेस थे, जो सैलरी कंपनसेशन थी, वो वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग द रोल्स, बिकॉज दे आर डीलिंग विद बोथ द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड। सो यहाँ पर डाटा साइंटिस्ट जो है दे आर नॉट कम्पीटिंग विद डेटाबेस इंजीनियर्स, बिकॉज उनका रोल जो है वो उतना इंटेंस नहीं होगा, बट इट इज़ गुड, दे शुड नो कि डाटा जो है वो बैकएंड के ऊपर कैसे सेव हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक ट्यूटोरियल दिया था देखने वॉच करने को, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप 1 आवर का सीक्वल का ट्यूटोरियल देखें। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट जो सीक्वल सर्वर स्टूडियो मैनेजमेंट है उसमें आपने अगर एक टेबल क्रिएट करना है, आपने प्राइमरी कीज़ देखनी है क्या होती हैं, फॉरेन कीज़ क्या होती हैं, दोनों टेबल्स को आप आपस में रिलेट कैसे करेंगे, जॉइंस कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, टेबल को अपडेट कैसे करेंगे, और फिर क्यूरीज लिख के आप लोग कुछ रिजल्ट्स लेके आ रहे थे कि इतने इतने से ऊपर की सेल्स मुझे दिखा दें, इस रीजन में कितनी सेल्स हुई हैं वो दिखा दें। जैसे ही आप क्यूरी लिखते हैं, तो वो जो है वो उसमें जो है ना वो शो अप हो जाता है। सिमिलरली जो टेलीकॉम सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, वो अगर उन्होंने एक सर्टेन यूजर्स को कोई फ्री मिनट्स देने हैं, या कोई डाटा फ्री डाटा के एमबीज या जीबीज में डाटा देना है, तो वो भी बैकएंड के ऊपर जो है वो क्यूरीज लिखते हैं, और फिर ये ऑटोमेटिकली जो है ना उनके जो सेल फोन के यूजर्स होते हैं उनको वो जो पैकेजेस होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हमने थोड़ा सा डिटूर लिया, एंड वी हैव सीन ग्राफ डेटाबेसेस। हालांकि वो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन मेरी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी में ये था कि हम एक मुश्किल चीज़ पहले कर लें। हमने न्यू 4J डेटाबेस देखी, उसके अंदर हमने साइफर क्यूरी लैंग्वेज देखी विच रिलेट्स सिमिलर टू सीक्वल, बट थोड़ा सा उसका सिंटैक्स फर्क था। और हमने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें डाटा अगर ग्राफ्स की फॉर्म में सेव हो,
तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। जैसे फेसबुक में यूज़र्स आपस में इतने इंटरकनेक्टेड हैं, ट्विटर के ऊपर इतने इंटरकनेक्टेड हैं, और इसी तरह सबवे स्टेशंस जो हैं न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन में, अगर आपने उसका पूरा प्रोसेस फ्रेमवर्क देखना है, तो ग्राफ इज़ द बेस्ट वे टू मॉडल देम। अच्छा, अब जो नो सीक्वल, अच्छा, अब पहला क्वेश्चन आपके ज़हन में आएगा कि सर ये सीक्वल में और नो सीक्वल में क्या फ़र्क है? सीक्वल तो वो हो गया जो हमने बात की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो जो आपकी ट्रेडिशनल या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें सीक्वल एक्सटेंसिवली अभी भी यूज़ होती है, और सीक्वल इटसेल्फ इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज स्टिल। बट जैसे-जैसे डाटा बढ़ रहा है, जैसे-जैसे डाटा में आपस में इंटरकनेक्शंस बढ़ रहे हैं, तो सीक्वल अब काफ़ी नहीं है। तो जो नो सीक्वल है, इसका मतलब होता है नॉट ओनली सीक्वल, यानी कि दुनिया सिर्फ सीक्वल पे खत्म नहीं हो जाती, बल्कि सीक्वल के अलावा भी डेटाबेस एग्जिस्ट करती हैं, जिसको आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट पता हो कि यार सीक्वल इज नॉट द ओनली डेटाबेस, और सिर्फ सीक्वल क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज आपको जानना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको और भी लैंग्वेजेस, क्यूरी लैंग्वेजेस का आइडिया होना चाहिए। और बाज़ दफ़ा डाटा डिफरेंट डेटाबेस के फॉर्मेट में होगा। So first thing you have to understand NoSQL databases and why they are used today. That's the point number one. Second point is we have to identify what is the differences between NoSQL and relational databases, जो कि हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं ऑलरेडी। तीसरी चीज़ ये है कि डेटाबेसेस में, सीक्वल डेटाबेसेस में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं एसिड प्रिंसिपल। जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, उन लोगों को पता होगा एक चीज़ एसिड होती है और एक चीज़ होती है बेस। तो उसी एक्रोनियम से आप याद रख सकते हैं कि सीक्वल में जो है वो एसिड प्रिंसिपल लग रहा होता है, एंड हाउ इट रिलेट्स टू नो सीक्वल बेस प्रिंसिपल। नो सीक्वल में बेस प्रिंसिपल होता है, यानी कि एक तरफ एसिड प्रिंसिपल है, एक तरफ बेस प्रिंसिपल है। अब वो है क्या, वो भी हम आज देखेंगे इंशाल्लाह। फिर हम ये भी देखेंगे कि किसी साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कैप थ्योरम। सो कैप थ्योरम जो है ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है, और ये बताता है कि भाई साइमल्टेनियसली तीन में से आप दो कंडीशंस मीट कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी मल्टी नोड डेटाबेस सेटअप होगा, वहाँ पे कैप थ्योरम जो है ना का जानना जरूरी है। और फिर हम इस चैप्टर को जो है ना वो एंड करेंगे। सो सिंस डेटा साइंटिस्ट के रोल में आपसे डेटाबेस के बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन ज़रूर होंगे, और आपको जो है वो डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सो हमें थोड़ा बहुत फाउंडेशंस होनी चाहिए बिफोर मूविंग ऑन, बिकॉज़ हमने नेक्स्ट वीक जो है वो पावर बीआई पे काम करना है। तो पावर बीआई में भी हम डाटा जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेस से पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे। बाज़ दफ़ा सीएसवी फाइल इंपोर्ट करेंगे, बाज़ दफ़ा विकिपीडिया से डाटा लेंगे, बाज़ दफ़ा किसी डेटाबेस से डाटा लेके आएँगे पावर बीआई के अंदर। तो एट लीस्ट यू शुड नो व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस दैट एक्जिस्ट। सो हम लोग जो है, हम लोग इसको देखते हैं कि नो डाउट यू हैव हर्ड अबाउट NoSQL databases and how they are used religiously by many high-tech companies. But what are NoSQL databases and what makes them so different from relational or SQL databases you are used to? तो SQL एक समझ लें एक किस्म का बेसलाइन होता है। तो जब भी कंप्यूटर साइंस में जो लोग डेटाबेसेस पढ़ते हैं, स्टार्ट वो हमेशा SQL से लेते हैं, क्योंकि ये एक फाउंडेशनल स्टेपिंग स्टोन होता है कि आपने जो है वो यहाँ से शुरू करना है। सो NoSQL is a short for not only structured query language, but although it is true that NoSQL databases can allow you to query them with SQL. So you don't have to focus on the actual name. अच्छा, अब क्या बात होती है कि let's look at what they represent as opposed to RDBMS. Traditional databases reside on a single computer or server. This used to be fine as long as your data didn't outgrow your server, but it hasn't been the case for many companies for a long time now. With the growth of internet, companies such as Google and Amazon felt they were held back by these single node databases and look for alternatives. So अब आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से पहले तो ये है जी कि एक सिंगल नोड डेटाबेस है जी, एक आपके पास सर्वर है, तो आपके पास वहां पे डाटा मेंटेन्ड है। बट जिस हिसाब से अब डाटा ग्रो कर रहा है,
तो सिंगल नोड डेटाबेस अब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती। सो अब कॉन्सेप्ट क्या है जी, मल्टी नोड डेटाबेसेस, ठीक है। सो आपके पास मल्टी नोड्स है, तो उसके लिए क्या सीक्वल जो है वो रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर पा रहा है? हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि इट्स सीक्वल ओनली इज नॉट इनफ। सो हमें नो सीक्वल की जरूरत पड़ी है, हमें और डेटाबेसेस की टाइप्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज कुछ एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं कि जिसमें सीक्वल जो है वो हमें वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी जो बाकी डेटाबेसेस दे पाती हैं। So numerous companies use no single node, no SQL databases, such as MongoDB, because they want the flexible schema or the ability to hierarchically aggregate data. Here are the several early examples. So Google first NoSQL solution was Google Bigtable, which marked the start of columnar databases. So तो जो नो सीक्वल डेटाबेसेस की एक टाइप है आपके पास कॉलम डेटाबेसेस या कॉलमनर डेटाबेसेस। दूसरा, Amazon केम अप विद अ डायनामो, एक और डेटाबेस है, इसको हम कहते हैं की वैल्यू स्टोर। इसके बारे में भी हम अभी देखेंगे की वैल्यू स्टोर क्या है, कॉलमनर डेटाबेस क्या है, इसकी थोड़ी डिटेल्स आगे आएंगी इस चैप्टर में। तीसरा कह रहा है कि टू मोर डेटाबेसेस टाइप इमर्ज्ड इन क्वेस्ट फॉर पार्टीशनिंग। एक डेटाबेस है जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट स्टोर डेटाबेस, और एक डेटाबेस है जिसे हम कहते हैं ग्राफ डेटाबेस। सो ग्राफ डेटाबेस वी हैव ऑलरेडी सीन, इसमें हमने देखा कि न्यू 4J एक आपके पास डेटाबेस बहुत पॉपुलर है, और उसके अंदर जो लैंग्वेज लग रही है वो साइफर है। इसी तरह जो डॉक्यूमेंट स्टोर है, डॉक्यूमेंट स्टोर की डेटाबेस की एग्जांपल है मोंगोडीबी, और मोंगोडीबी के अंदर जो क्यूरी लैंग्वेज है वो है MQL, मोंगोडीबी क्यूरी लैंग्वेज MQL। सो डॉक्यूमेंट स्टोर की एग्जांपल मैंने आपको दे दी मोंगोडीबी। कॉलमनर डेटाबेस की एग्जांपल कसांड्रा है, और की वैल्यू स्टोर की एग्जांपल रेडिस है, और बहुत सी हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर डेटाबेस की आगे एक एक इसकी फेमस या पॉपुलर एक डेटाबेस है, और भी कंपनीज की तरफ से एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशंस। तो थोड़ा सा हम उसको अभी देखते हैं क्या है वहाँ पे। फिर एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है जिसे कहते हैं न्यू सीक्वल, न्यू NEWSQL। इसका मतलब ये न्यू सीक्वल डेटाबेस ये कहती हैं कि हम आपको सीक्वल डेटाबेस की जो प्रोमिसेस हैं वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ साथ हम आपको स्केलेबिलिटी भी देंगे, और आपको जो है वो हाई परफॉर्मेंस देंगे। तो सीक्वल में मसला यहाँ पे आता है कि सीक्वल में स्केलेबिलिटी का इशू है, आप उसको स्केल अप नहीं कर सकते, और फिर परफॉर्मेंस के भी इश्यूज आते हैं। लेकिन जो न्यू सीक्वल है उसमें कुछ डेफिशिएंसीज रिमूव करने की कोशिश की गई है, और सीक्वल ही को का बेहतर वर्जन जो है ना प्रेजेंट किया गया है। अभी आप लोगों की स्क्रीन के सामने एक पिक्चर आ रही है, इससे काफी चीजें है ना एक फ्रेमवर्क के तौर पे आपके सामने आ जाएंगी। अब जो डेटाबेसेस हैं, जिस तरह मैं कल एक लास्ट लेक्चर में बता रहा था, तो आप मुझे कह रहे थे कि हमें एक दफा इसके नाम लिख दें। तो ये नाम वैसे बहुत ज्यादा है, और हम सारे पढ़ेंगे भी नहीं, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जब हम डेटाबेसेस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के अलावा हमारे पास दो कैटेगरीज और हैं, एक है नो सीक्वल और एक है न्यू सीक्वल। नो सीक्वल के अंदर चार मेन कैटेगरीज आती हैं। एक आती है डॉक्यूमेंट स्टोर, की वैल्यू स्टोर, कॉलम डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस। सो डॉक्यूमेंट स्टोर की जो पॉपुलर एग्जांपल हमारे पास मैनिफेस्टेशन में है वो मोंगोडीबी, इलास्टिक सर्च। की वैल्यू स्टोर में हमारे पास रेडिस, कॉलम डेटाबेस में हमारे पास कसांड्रा, हाइपर टेबल HBase, ग्राफ डेटाबेसेस में हमारे पास है न्यू 4J, और SQL ऑन हडूप, हाइव, इम्पाला, और न्यू सीक्वल में हमारे पास एक और चीज है बेस डीबी और ड्रिजल। सो ये डेटाबेसेस के कैटेगरीज हैं, और आगे उनकी कि किस में किस कैटेगरी में कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, और फिर इनके अंदर इनकी फर्दर क्यूरी लैंग्वेजेस है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोंगो डीबी के अंदर मोंगो डीबी क्यूरी लैंग्वेज है, न्यू 4J के अंदर साइफर है। तो अब आप नेट पे जाएंगे ना, तो हर डेटाबेस के एक्सपर्ट्स की जॉब्स अलग से पोस्ट हुई हुई है, न्यू 4J के एक्सपर्ट्स अलग से मांगे हुए हैं, मोंगो डीबी के एक्सपर्ट्स अलग से मांगे हुए हैं। अब जो डेटाबेस इंजीनियर है ना, उसका काम ही यही है, डेटाबेसेस को डील करना। लेकिन मैंने चूंकि बताया कि हमारा जो इस टाइम पे ऑब्जेक्टिव है वो एज अ डाटा साइंटिस्ट है,
तो हम चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा, यानी कि मोंगोडीबी क्यूरी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम बस इतना करेंगे कि हमारा अगर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हमने अप्लाई करने हैं, तो हमें उसको कौन सा डाटा प्रोवाइड करना है, किस फॉर्मेट में डाटा प्रोवाइड करना है, हम वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स एप्रोप्रिएटली लगा लें। बाज़ दफ़ा डाटाबेस की ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लगे होते हैं डाटाबेस के अंदर, तो वो भी अप्लाई करने होते हैं। तो इसलिए उसका एक मेन आइडिया होना चाहिए। ठीक है? यहाँ तक तो बात क्लियर है। सो इंट्रोडक्शन टू NoSQL, द गोल ऑफ, और ना मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको एक मॉड्यूल में डेटाबेसेस का पूरा जो है ना एक्सपर्ट बना दूं। डेटाबेस के जो कोर्सेज हैं उनमें लोग सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स पढ़ते हैं, फिर एडवांस डेटाबेसेस का कोर्स पढ़ते हैं, और उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ते हैं, जिसमें वो डेटाबेस के फिर रूल्स डिफाइन करते हैं, और फिर किस 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 यूजर के लिए कितना एक्सेस है। ठीक है? तो हर बंदे को सारा डेटाबेस एक्सेस नहीं होती, कुछ को कुछ का कुछ पोर्शन होता है, तो उसके रोल्स डिफाइन करना एक टॉप टियर लेवल पे जाके, तो ये पूरा एक फील्ड है जिसके अंदर बहुत सी दुनिया मौजूद है। इटसेल्फ बाज लोगों की पूरी जिंदगी सिर्फ इस पे लग जाती है कि वो डेटाबेसेस में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं। तो लेकिन जिस तरह आजकल के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, और मैं आपको बारहा ये बात बता चुका हूँ कि अब दौर जो है वो मल्टी डोमेन कैपेबिलिटीज का है। आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर आप अपनी ना क्या कहते हैं सर्वाइवल नहीं है। जब से ये जनरेटिव एआई का दौर आया है, तो अब आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि यार मैं पावर बीआई में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं सिर्फ पावर बीआई पे फोकस करूंगा, या मेरा फोकस जो है वो मशीन लर्निंग पे है तो मैंने सिर्फ मशीन लर्निंग करनी है, या अगर आपको डेटाबेस का शौक है तो आप सिर्फ डेटाबेस में नहीं आप सारा टाइम गुजार सकते। आपको सारी डोमेन्स का आइडिया होना चाहिए, और ऑब्वियसली एआई आपको हेल्प करेगा बैकएंड पे, तो चीज़ें आपके लिए जो है वो उतनी मुश्किल नहीं होंगी। बट हमने एक डाइवर्स अपना स्पेक्ट्रम ब्रॉड करना है, नंबर वन। नंबर टू, जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट पे है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट में क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड है। दिस इज द फोकस। फोकस अब यहाँ शिफ्ट होगा, रादर देन कि हमें स्टेप्स पता है, हमने बस उन स्टेप्स को फॉलो करके जो है ना वो आंसर ले लेने हैं। So NoSQL databases is not only to offer a way to partition databases successfully over multiple nodes, but also to present fundamentally different ways to model the data at hand to fit its structure to its use case, and not to how a relational databases requires it to be modeled. To understand NoSQL, we are going to start looking at the core asset principles of a single server रिलेशनल डेटाबेसेस। जो आपकी रिलेशनल डेटाबेसेस है ना सीक्वल, उसके उसकी फाउंडेशन पे जो प्रिंसिपल लग रहा होता है वो होता है एसेट प्रिंसिपल। और एंड वी विल आल्सो शो यू हाउ नो सीक्वल डेटाबेसेस रीराइट देम इनटू बेस प्रिंसिपल। और नो सीक्वल का जो फाउंडेशन है वो बेस प्रिंसिपल के ऊपर है। और फिर हम कैप थ्योरम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैप थ्योरम एसिड और बेस दोनों पे कैसे अप्लाई होता है, और क्या हम कर सकते हैं क्या हम नहीं कर सकते। सो जो रिलेशनल डेटाबेसेस है जैसे सीक्वल है एसक्यूएल, उसमें जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो एसिड होता है। एसिड में चार वर्ड्स हैं, ACID। ए स्टैंड करता है एटॉमिसिटी को, सी करता है कंसिस्टेंसी को, आई होता है फॉर आइसोलेशन, और डी होता है ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी ये कहता है द ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। इफ अ रिकॉर्ड इज पुट इनटू डेटाबेस, it's put in completely or not at all. If for instance a power failure occurs in the middle of database write action, you would not end up with half a record. It won't be there at all. So atomicity ये कहता है कि या तो रिकॉर्ड आपने पूरा लिखना है या बिल्कुल नहीं लिखना। तो मसलन एक पर्सन ए है, उसके अकाउंट में $500 हैं, दूसरा पर्सन है उसके अकाउंट में $200 हैं। तो अब $500 वाले ने $100 दूसरे के अकाउंट में भेजे और बीच में कहीं पावर फेलियर आ गया। तो अब ऐसा नहीं होगा कि मेरे अकाउंट में $400 होंगे, दूसरे के अकाउंट में $200 होंगे, $100 बीच में उड़ जाएगा या गायब हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि वो अगर वो $100 की ट्रांजेक्शन पूरी नहीं होती तो वापस आपके अकाउंट में पैसे जो है ना वो क्रेडिट हो जाएंगे, बिकॉज या तो ट्रांजेक्शन पूरी होगी या बिल्कुल ही नहीं होगी। तो इसे कहते हैं ऑल और नथिंग। तो आपको एटीएम में अक्सर ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई, आपने कार्ड डाला और पैसे नहीं निकले, तो अल्टीमेटली वो पैसे आपके अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाते हैं, बिकॉज जो उसके पीछे फंडामेंटल्स हैं वो एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा होता है।
और उसके बगैर जो है ना वो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता ही नहीं है। दूसरी चीज होती है consistency. This important principles maintains the integrity of the data. No entry that makes it to the database will ever be in conflict with the predefined rules. जो rules आपने define किए हुए ना database में, कंसिस्टेंसी ये इंश्योर करती है कि उसमें से वो रूल ब्रेक नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने डेटाबेस में ये रूल डिफाइन किया हुआ है कि जो अकाउंट है ना आपका वो नेगेटिव बैलेंस में नहीं जा सकता। ठीक है, किसी के अकाउंट में ये नहीं हो सकता कि माइनस 1 लाख रुपए पड़ा हो। ठीक है, अनलेस एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरड्राफ्ट का, पता नहीं बाहर यूके में तो था ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट, बट अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे करें तो नेगेटिव अकाउंट बैलेंस नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई एंट्री डेटाबेस में नहीं होगी जो प्री डिफाइंड रूल्स को जो है वो वायलेट कर रही हो। और कहीं ऐसी फील्ड जहां पे आपने टेक्स्ट देना है तो वहां टेक्स्ट ही होगा। अगर आपने किसी ऐसी फील्ड में नंबर्स देने हैं तो वो नंबर्स ही होंगे। ये नहीं हो सकता कि अकाउंट में जो है वो नंबर्स की बजाय टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा हो। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कंसिस्टेंसी जो है वो इंश्योर होती है। ये दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स कि डेटा की इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन हो। तीसरी चीज जो होती है वो होती है आइसोलेशन। आइसोलेशन ये होती है कि व्हेन समथिंग इज चेंज्ड इन द डेटाबेस, nothing can happen on this exact same date at exactly the same moment. ठीक है, सो जो कंसिस्टेंसी होती है उसमें हमारे पास ये चीज होती है कि एग्जैक्टली सेम आइसोलेशन ये होती है कि एग्जैक्टली सेम टाइम पे ना दो काम नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे आपने अपने अकाउंट में से 1 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं, तो आप काउंटर पे चले जाएं और 1 लाख रुपए जो है वो विड्रॉ करने का चेक जमा कराएं हैं कैशियर को। साथ ही आपका एटीएम कार्ड किसी और के पास है, वो जो है वो एटीएम मशीन पे गया हुआ है और वहां पे कैश विड्रॉ करा रहा है, और दोनों सेम टाइम पे सेम और टोटल पैसे ही आपके अकाउंट में लेट से 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो कैशियर भी आपको 1 लाख रुपए दे दे और आपकी एटीएम मशीन से भी 1 लाख रुपए निकल आए और दोनों एक्टिविटी सेम टाइम पे परफॉर्म हो रही हो, सेम मूवमेंट पे परफॉर्म हो रही हो। बिकॉज आइसोलेशन ये इंश्योर करता है कि नथिंग कैन हैपन एट दिस एग्जैक्ट सेम डाटा एट एग्जैक्टली सेम मोमेंट। तो तीसरी चौथी चीज जो होती है वो होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी ये कहता है कि इफ द डाटा हैज entered a database it should survive permanently. Physical damages to the hard disk will destroy records but power outages and software crashes should not. अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है या पावर फेलियर आ जाता है या एटीएम में पावर नहीं है या आपके बैंक में लाइट चली गई है या पीछे सर्वर जहां लगे हुए थे वहां कोई पावर शट डाउन हो गई है, तो आपका डाटा जो है वो सरवाइव करेगा। उसके लिए वो जो पावर आउटेजेस और सॉफ्टवेयर क्रैशेस मैटर नहीं करेंगे। सो ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन, कंसिस्टेंसी, एटॉमिसिटी, ये चार प्रिंसिपल्स होते हैं जो रिलेशनल डेटाबेसेस के पीछे गवर्न कर रहे होते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस को। और ये चारों ना बहुत बड़े प्रोमिसेस हैं। मतलब आप किसी को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि एटॉमिसिटी भी होगी, कंसिस्टेंसी भी होगी, आइसोलेशन भी होगी, ड्यूरेबिलिटी भी होगी। तो दिस इज फोर बिग थिंग्स टू से। सो बट रिलेशनल डेटाबेसेस ये चीजें मेंटेन करती हैं। सो एसिड अप्लाइज टू ऑल रिलेशनल डेटाबेसेस। अच्छा, जो आपकी नो सीक्वल डेटाबेस है उसमें से जो सिर्फ ग्राफ डेटाबेस है ना न्यू 4J, उसके अंदर ये एसिड प्रिंसिपल अप्लाई होता है। लेकिन जो आपकी दूसरी डेटाबेसेस हैं जैसे मोंगो डीबी है, जो कॉलम डेटाबेस है, की वैल्यू स्टोर है, रेडिस है, और मोंगो डीबी आपके पास डॉक्यूमेंट डेटाबेस है और कॉलम डेटाबेस आपके पास कसांड्रा है और की वैल्यू डेटाबेस आपके पास है, रेडिस है, तो उनमें एसिड प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। सो उन डेटाबेसेस में मोस्ट नो सीक्वल डेटाबेसेस में देयर इज अनदर प्रिंसिपल व्हिच इज अप्लाइड, व्हिच इज कॉल्ड बेस प्रिंसिपल, BASE, टू अंडरस्टैंड। अच्छा, बेस को पढ़ने से पहले हम ना कैप थ्योरम को जरा पढ़ लेते हैं, फिर हम बेस थ्योरम के ऊपर आते हैं। तो जो कैप थ्योरम होता है, कैप थ्योरम एक जेनेरिक थ्योरम है। ये एसिड पे भी और बेस दोनों के लिए बता रहा है, ये एक जेनेरिक बात कर रहा है। सो द कैप थ्योरम, वंस अ डेटाबेस गेट स्प्रेड आउट ओवर डिफरेंट सर्वर्स, जो कि आजकल जिस हिसाब से डाटा बढ़ रहा है हमारे पास जो डेटाबेस है वो डिफरेंट सर्वर्स पे स्प्रेड आउट है। इट इज डिफिकल्ट टू फॉलो द एसिड प्रिंसिपल बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी एसिड प्रोमिसेस। क्योंकि एसिड में जो है वो कंसिस्टेंसी है कि
कि आपका जो डेटाबेस जो है उसमें कोई रूल्स की वायलेशन नहीं होगी और डाटा अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करेगा। द कैप थ्योरम पॉइंट्स आउट व्हाई दिस बिकम प्रॉब्लमैटिक। द कैप थ्योरम स्टेट्स दैट अ डेटाबेस कैन बी any two of the following things but never all three। so कैप की एक्रोनियम क्या है? CAP। C से मतलब होता है कंसिस्टेंट, A से मतलब होता है अवेलेबल और P से बनता है पार्शियल टॉलरेंट। ये कैप थ्योरम ये कहता है कि इन तीन चीजों में से कोई भी डेटाबेस ना आपको दो दे सकती है, कोई सी दो, लेकिन तीनों साइमल्टेनियसली नहीं दे सकती आप। सी का मतलब है कंसिस्टेंट। नो मैटर विच नोड यू कनेक्ट टू, यू विल ऑलवेज सी द एग्जैक्ट सेम डाटा। ये बात है कि आपके पास अगर 1000 नोड्स हैं, आप किसी मर्जी नोड को के पास चले जाएं, आपको जो है वो सेम डाटा जो है वो नजर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर 1000 नोड्स हैं तो दो नोड्स हैं उनमें एक ही जो वेरिएबल है उसके दो डिफरेंट डाटा पड़े हुए हैं और दोनों में डिफरेंस है। ऐसा नहीं होगा। कंसिस्टेंट का मतलब है कि दोनों नोड्स में सेम डाटा होगा। अवेलेबल का मतलब ये है एज लॉन्ग एज द नोड यू आर कनेक्टिंग टू इज अप एंड रनिंग एंड यू कैन कनेक्ट टू, द नोड विल रिस्पॉन्ड इवन if the connection between different database nodes is lost। अगर अदर नोड से आपका कनेक्शन लॉस्ट भी हो जाता है लेकिन जो नोड अप और रनिंग है तो उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ये एक बात होती है अवेलेबल की। पार्शियल टॉलरेंट का मतलब ये है कि आपका डेटाबेस हैंडल कर सकता है नेटवर्क फेलियर को या नेटवर्क पार्टीशन को। अगर कोई नेटवर्क फेलियर हो जाता है, कुछ नोड्स डाउन हो जाते हैं या पार्शियल नोड्स ऑफ हो जाते हैं, तो आप इस क्या आपकी सर्विस जारी रहेगी या आप अपनी सर्विस को कंप्लीटली शट डाउन कर देंगे। सो ये बात होती है, इसे हम कहते हैं पार्शियल टॉलरेंट। अभी हम आगे देखेंगे कि इन तीन में से कोई सी दो चीजें आप कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली आप तीनों नहीं कर सकते। ये भी मैं आपको एग्जांपल से प्रूफ कर दूंगा। ये बेसिकली कैप थ्योरम है। लेकिन ये कैप थ्योरम हम बात करें मल्टी नोड्स के लिए, लेकिन जो सिंगल नोड डेटाबेस है, इट इज इजी टू सी हाउ इट इज ऑलवेज अवेलेबल एंड कंसिस्टेंट। बिकॉज जो सिंगल नोड होता है ना उसमें तो नोड ही एक होता है। अगर वही नोड बंद हो जाए तो उसके बाद यानी कि उसने किसी बाकियों के साथ तो कनेक्शन में रखना ही नहीं है अपने आप को। सो सिंगल नोड में ये फायदा है कि वो अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि अब अगर वो अप है, चल रहा है और तो वेले तो कैप की ये वाली चीज उसमें होगी। कंसिस्टेंट भी इसलिए होता है बिकॉज क्योंकि उसमें और नोट्स तो होते ही नहीं है, तो उसने हमेशा कंसिस्टेंट ही होना है, तो उसमें इनकंसिस्टेंसी वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये जो तीन पॉइंट्स हमने दिए हैं ये उसके लिए दिए हैं जहां पे हमारे पास मल्टी नोड्स वाला प्रॉब्लम है। अभी हम इसको ना एक एग्जांपल के साथ देखते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, चीजें इंटरेस्टिंग कब होती हैं? जब डेटाबेस आपकी पार्टीशन हो जाती है, यानी कि मल्टीपल, जैसे पार्टीशन आपकी केस में, इस केस में हमारे पास तीन नोड्स आ गए हैं। तो अब आपके पास चॉइस होगी अवेलेबिलिटी में और कंसिस्टेंसी में। अब आप अज्यूम करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन शॉप विद अ सर्वर इन यूरोप। एक ऑनलाइन शॉप है जिसका सर्वर यूरोप में पड़ा हुआ है और एक सर्वर उसका यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ा हुआ है, ठीक है, विद अ सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक है लेकिन दो सर्वर है, एक यूरोप में एक यूएस में। अ जर्मन नेम्ड फ्रिट्स एंड अमेरिकन नेम्ड फ्रेडी। अब दो बंदे, एक जर्मन है और एक अमेरिकन है, वो शॉपिंग कर रहे हैं एट द सेम टाइम ऑन ऑन द सेम ऑनलाइन शॉप। They see an item and only one is in stock, a bronze octopus shaped coffee table। एक ब्रॉन्ज कलर का ऑक्टोपस शेप का कॉफी टेबल है, वो इन्वेंट्री में सिर्फ एक पड़ा हुआ है। अब दो लोग उसको देख रहे हैं, एक जर्मन है और एक अमेरिकन है, एक का नाम फ्रिट्ज है एक का नाम फ्रेडी है, दोनों उसको स्टॉक कर रहे हैं। डिजास्टर स्ट्राइक्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू लोकल सर्वर्स इज टेम्पररी डाउन। अब एक डिजास्टर आ जाता है जिससे दो नोड्स का आपस में कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है एज एन ओनर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सर्विस को जारी रखें, यू अलाउ द सर्वर्स टू कीप ऑन सर्विंग कस्टमर्स, यू सॉर्ट एवरीथिंग आफ्टरवर्ड्स। एक ऑप्शन ये होता है कि जब दोनों सर्वर्स का आपस में कनेक्शन टूट गया है तो आप ये कहें कि मैं सर्विस को जारी रखूंगा, अमेरिका वाला भी चीज खरीद सकता है, जर्मन वाला भी चीज खरीद सकता है और बाद में मैं इस मसले को देखूंगा। दूसरा ये होता है, अब प्रॉब्लम ये है कि इन्वेंट्री में तो एक चीज पड़ी हुई है, तो अगर दोनों वो टेबल ऑर्डर कर देते हैं तो दोनों खरीद लेंगे, फिर आपको दोनों लोगों को डिलीवर करना पड़ेगा या एक के साथ एक को माजरत करनी पड़ेगी बाद में। तो चूंकि सर्वर्स का आपस में कनेक्शन नहीं है ना,
तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ही आप एक बंदा खरीदेगा तो वो आउट ऑफ स्टॉक आ जाए, वो नहीं आएगा क्योंकि दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। डिजास्टर हैज हैपेंड। कंसिस्टेंसी ये होती है, यू पुट ऑल सेल्स ऑन होल्ड अंटिल कम्युनिकेशन इज एस्टेब्लिश्ड। कंसिस्टेंसी का मतलब ये, अगर आप चाहते हैं कि सर्वर्स की आपस में वो कंसिस्टेंट रहे, तो आप सर्विस ही शट डाउन कर दें कि भाई अभी ना कोई सेल परचेज हो रही है जब तक हमारा नोड जो है वो अप नहीं होता। तो दो ऑप्शंस है आपके पास, अवेलेबिलिटी में और कंसिस्टेंसी में आपके पास चॉइस है। दूसरा मैं ये ज़रूर आपको बता दूँ कि बाहर की कंट्रीज़ में कस्टमर्स के बहुत राइट्स हैं। अगर कोई कस्टमर कोई चीज़ ऑर्डर करता है, भले पीछे सर्वर डाउन हो गया था और 2 कस्टमर ने ऑर्डर कर दी थी, अब वो डिमांड करेगा भई मैंने तो वो चीज़ खरीद ली है, तो मुझे अब आप चीज़ डिलीवर करें। तो फिर आपको उसको जो है ना कंपनसेशन देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता आप उसे कह देंगे कि जी नहीं अब हम आपको डिलीवर नहीं कर सकते। तो उसके फिर जो है ना पेनल्टी पड़ती है और एक बैड वर्ड ऑफ माउथ जाता है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को ना आपको बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सर्विस में जो है वो इस तरह की कोताही करेंगे और लोग उसको जो है ना इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इन फर्स्ट केस फ्रिट्ज एंड फ्रेडी, अगर आप अपनी सर्विस जारी रखते हैं, उससे क्या होगा? फ्रिट्ज एंड फ्रेडी विल बोथ बाय द ऑक्टोपस कॉफी टेबल बिकॉज़ द लास्ट नोन स्टॉक नंबर फॉर बोथ द नोड्स इज़ 1 and both nodes are allowed to sell it as shown in figure 6.3. So 6.3 फिगर में वो ये कहता है कि दो लोकल सर्वर थे, एक डिजास्टर आया, बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन लास्ट इंफॉर्मेशन ये थी कि लोकल सर्वर भी 1 शो कर रहा था, ये वाला लोकल सर्वर भी 1 शो कर रहा था। तो फ्रेड्स ने भी वो कॉफी टेबल बाय कर लिया, फ्रेडी ने भी कर लिया, अगर आप अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं। सो इफ द कॉफी टेबल इज हार्ड टू कम बाय, you will have to inform either Fritz or Freddy that he won't receive his table on the promised delivery date, or even worse, he will never receive it. अगर सपोज करें पीछे से उसका स्टॉक ही नहीं आ रहा, तो आपको एक बंदे को बताना पड़ेगा कि भाई ये तो अब आपको कभी नहीं मिलने लगा ये टेबल। एज अ गुड बिजनेस पर्सन, you might compensate one of them with a discount coupon for the later purchase and everything might be okay after all. सेकंड ऑप्शन ये है कि यू इन्वॉल्व करें पुटिंग द इनकमिंग रिक्वेस्ट ऑन होल्ड टेम्पररी। आप दोनों को ना होल्ड पे डाल दें कि यार अभी कुछ मसला आ गया है, द सर्वर इज टेम्पररी डाउन, काइंडली वेट फॉर थिंग्स टू गेट नॉर्मल। This might be fair to both Fritz and Freddy if after 5 minutes the web shop is open for business again, but then you might lose both sales and probably many more. तो सिर्फ ये वाली सेल नहीं मुतासिर होगी, पीछे और भी जो सेल्स थी वो सारी अफेक्ट हो जाएंगी, और कस्टमर हो सकता है शॉप से लीव आउट कर जाए और वो किसी और शॉप को सर्च करे। सो वेब शॉप्स टेंड टू चूज, जो वेब शॉप्स हैं, दे यूजुअली टेंड टू चूज अवेलेबिलिटी ओवर कंसिस्टेंसी, बट इट इज नॉट द ऑप्टिमल चॉइस। जैसे जैसे यहाँ पे डिजास्टर आया, आपने दोनों लोकल सर्वर्स के साथ कनेक्शन में क्रॉस कर दिया कि भाई अभी वेट करो जब तक ये वाला कनेक्शन जो लोकल सर्वर्स का है वो एस्टेब्लिश नहीं होता। अच्छा, कहता है कि एक एग्जांपल उसने आपको देता है कि एक पॉपुलर फेस्टिवल होता है, जैसे टुमारो लैंड है। अब फेस्टिवल्स टेंड टू हैव अ मैक्सिमम अलाउड कैपेसिटी फॉर सेफ्टी रीजंस। अब उस फेस्टिवल में लेट से 10,000 लोग आ सकते हैं, तो आप उसको ओवर सेल नहीं करेंगे कि ये ना हो कि 10,000 लोगों की कैपेसिटी और 20,000 लोग आ जाए। सो इफ यू सेल मोर टिकट्स देन यू आर अलाउड because your server kept on selling during a node communication failure, you could sell double the number of allowed by the time communication are re-established. In such a case, it might be wiser to go for consistency and turn off nodes temporarily. A festival such as Tomorrowland is sold out in first couple of hours anyway, so a little downtime won't hurt as much as having to withdraw thousands of entry tickets. अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इंडिया का मैच है और स्टेडियम में लेट से अज्यूम करते हैं 1,000 टिकटें हैं। आपको पता है कि जितनी टिकटें हैं वो 1 घंटे के अंदर अंदर सारी बिक जानी है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल। तो अगर अगर आप उस टाइम पे अवेलेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने नोट्स फेलियर पे अपनी टिकटें बेचना जारी रखी तो पता चलेगा 1,000 की जगह 10,000 टिकटें आपने बेच दी हैं, और फिर जब कस्टमर जब आएंगे तो 9,000 लोगों को आपको रिफ्यूज करना पड़ेगा और एक अच्छा खासा इशू बनेगा। तो ऐसा केस जहां पे टिकटें ही आपकी घंटे में सारी बिक रही हैं, तो वहां अगर थोड़ा सा डाउन टाइम आ भी जाए, बीच में थोड़ा सा सर्वर फेलियर आ जाए, तो वहां पे आप 2-3 घंटे या आधा घंटा और वेट कर लें, लोगों को होल्ड पे डाल दें, तो कोई मसला नहीं है। उस केस में होल्ड वाली स्ट्रेटेजी यानी कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अवेलेबिलिटी। लेकिन अगर आपकी ऐसी शॉप है
कि आपको पता है अगर मेरे पास स्टॉक में एक आइटम पड़ा हुआ है, अगर कल को मेरे 2 आइटम भी आ गए तो मैं एक बनवा लूंगा और फिर बनवा के भिजवा दूंगा, तो मैं उस ऑर्डर को बाद में हैंडल कर लूंगा किसी ना किसी तरीके से, कूपन देके या वाउचर देके। तो वहां पे आप अवेलेबिलिटी जो है उसको इंश्योर कर सकते हैं, मतलब वहां आप अवेलेबिलिटी को प्रेफर करेंगे ओवर कंसिस्टेंसी। अच्छा, जो नो सीक्वल डेटाबेसेस हैं वो फॉलो करती हैं बेस प्रिंसिपल को। बेस ना थोड़ा हल्का है एज कंपेयर टू एसेट। एसेट में ना जो 4 चीजें हैं ना, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और डी से है ड्यूरेबिलिटी, वो 4 चीजें इंश्योर करना मुश्किल काम है। लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है तो उसमें इट मेक्स सेंस कि वहां पे सीक्वल जो है ना डेटाबेसेस हो, बिकॉज हर कस्टमर का एक जो है वो रो ऐड हो रहा हो, और उसमें फिर ये 4 चीजें आपको ज्यादा मेंटेन रखनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे थोड़ा सा मार्जिन है आपके पास प्ले करने के लिए, आपको इतना हार्ड एंड फास्ट रूल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सो आरडीबीएमएस की हम बात करें, दे फॉलो एसिड प्रिंसिपल्स। लेकिन जो नो सीक्वल डेटाबेसेस हैं, जिसका मतलब है नॉट ओनली सीक्वल, जिसमें 4 कैटेगरीज हैं। एक कॉलम डेटाबेसेस है, की वैल्यू डेटाबेसेस है, और डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस है, और आपके पास ग्राफ डेटाबेसेस है। 4 मेन कैटेगरीज है। सो नो सीक्वल डेटा, उसमें से भी जो ग्राफ है वो भी एसिड फॉलो करता है। तो अब रह गया कि आपके पास 3 कैटेगरीज बची हैं, कॉलम डेटाबेस, की वैल्यू डेटाबेस और डॉक्यूमेंट डेटाबेस। कॉलम डेटाबेस, की वैल्यू डेटाबेस और document database. They don't follow asset such as document stores और की वैल्यू। सो डॉक्यूमेंट स्टोर का मतलब है आपकी मोंगोडीबी, और की वैल्यू का मतलब है आपके पास रेडिस। और एक कॉलम डेटाबेसेस भी हैं, लेकिन कॉलम डेटाबेसेस जो हैं वो मोस्टली बेस प्रिंसिपल फॉलो करती हैं, बट कुछ कॉलम डेटाबेसेस जो हैं वो एसिड भी फॉलो कर सकती हैं, इसलिए इसने यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा, बट आप उसको बेस कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। सो कॉलम डेटाबेस, डॉक्यूमेंट डेटाबेस और की वैल्यू स्टोर में दे फॉलो बेस। बेस इज अ सेट ऑफ मच सॉफ्टर डेटाबेस प्रोमिसेस। सॉफ्टवेयर प्रोमिसेस हैं। उसका पहला प्रॉमिस क्या है? बेसिकली अवेलेबल। तो ये अवेलेबल को नहीं वर्ड यूज करा, उसके पीछे वर्ड यूज करा है बेसिकली अवेलेबल। बेसिकली अवेलेबल। और बी ए से मतलब है बेसिकली अवेलेबल, एस का मतलब है सॉफ्ट स्टेट, और ई का मतलब है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। यानी कि कंसिस्टेंसी से पीछे एक वर्ड ऐड कर दिया है इसने, इवेंचुअल, कि इवेंचुअली वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वैसे कंसिस्टेंट नहीं होगा, इवेंचुअली कंसिस्टेंट हो जाएगा। अवेलेबल कब के पीछे भी लगा रहा है बेसिकली अवेलेबल। और स्टेट जो हमारी होती है आइसोलेशन या ड्यूरेबिलिटी की हम बात करें, तो उसको उसने सॉफ्ट का पीछे एक एक्रोनियम लगाया, वर्ड लगाया, सॉरी। सो बेसिकली अवेलेबल का क्या मतलब है कि अवेलेबिलिटी इज गारंटीड इन कैप सेंस। टेकिंग द वेब शॉप एग्जांपल, if the node is up and running, you keep on shopping. If the node is up and running, you can keep on shopping. Depending on how things are set up, nodes can take over from other nodes. So अगर एक node fail हो जाता है तो दूसरे nodes उसको take up कर सकते हैं। Elasticsearch, for example, is a NoSQL document type search engine that divides and replicates its data in such a way that node failure does not necessarily mean service failure. So बेस प्रिंसिपल नो सीक्वल डेटाबेसेस में क्या होता है, अगर आपका नोड का कुछ पोर्शन दूसरे नोड्स में कॉपी पेस्ट होता है, उसकी उसकी उस प्रोसेस को हम कहते हैं शार्डिंग। Each shard can be seen as an individual database server instance, and it is also capable of communicating with other shards to divide the workload as efficiently as possible. अगर आप इस फिगर 6.5 में देखें तो आपके पास शार्ड 1 है, लेकिन उस शार्ड 1 का रेप्लिका दूसरे नोड में मौजूद है। इसी तरह नोड बी में शार्ड 2 है, उसका रेप्लिका आपका नोड ए में मौजूद है। शार्ड 3 है, उसका रेप्लिका मौजूद है। शार्ड 4 उसका रेप्लिका, तो हर एक का रेप्लिका किसी दूसरे नोड में मौजूद है। अगर एक नोड फेल भी हो गया तो दूसरा नोड उसको टेकअप कर लेगा और आपकी सर्विस की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराएगा। सो इफ ईच शार्ड हैज अ रेप्लिका ऑन अनदर नोड, सो जो नोड फेलियर इज नॉट mean service failure. So node failure is easily remedied by redividing the work among remaining nodes. तो अगर एक नोड फेल भी हो गया तो बाकी जो रिमेनिंग नोड्स हो गए वो आपस में वर्कलोड ऐसे डिवाइड कर लेंगे कि उसकी कमी महसूस होने नहीं देंगे। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बेसिकली अवेलेबल का। दूसरा होता है सॉफ्ट स्टेट। द स्टेट ऑफ अ सिस्टम माइट चेंज ओवर टाइम। दिस corresponds to
eventual consistency principle, the system might have to change to make the data consistent again. If in one node the data might say A and in other it might say B because it was adopted. So later at the conflict resolution, when the network is back online, it's possible the A is in the first node is replaced by B. Even though no one did anything to explicitly change A into B, it will take on this value as it becomes consistent with other node. So होता ये है कि अगर दो नोड्स है ना A और B, किसी एक नोड में आपने लेट से वैल्यू अपडेट कर दी है, चेंज कर दी है, तो दूसरे नोड में हो सकता है वैल्यू पुरानी पड़ी हो, लेकिन बाद में जाके जब ये दोनों सिंक होंगे तो इसकी वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी, सो इवेंचुअली वो हो जाएगी कंसिस्टेंट, लेकिन बीच में उसकी स्टेट्स चेंज होती रहेंगी। तो ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे नोड्स में एक टाइम पे सब में डाटा जो है जरूरी नहीं है कि सेम पड़ा हो। तो कुछ केसेस जैसे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वहां पे ये काम आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में या न्यूज़ आर्टिकल्स की वेबसाइट में, या बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स आ जाएंगी अगर हम आगे आगे हम देखेंगे भी कि जहाँ पे ये सॉफ्ट स्टेट आपका काम कर रहा है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी ये है कि the database will become consistent over time. तो इन द वेब शॉप एग्जाम्पल, अब अगर आपने वेब शॉप में ये किया कि दोनों नोड्स एक्टिव रखे, तो क्या होगा, द टेबल इज सोल्ड ट्वाइस, अब वो टेबल दोनों ने खरीद ली है। अब आखिर में जब सर्विस दोबारा बहाल होगी, वो दोनों आपस में जब सिंक करेंगे तो एक डाटा की इनकंसिस्टेंसी आएगी, बिकॉज पीछे से तो पड़ा हुआ तो एक ही टेबल है, बिके दो हैं, वन इज इक्वल टू टू, तो वो एरर आ जाएगा। सो वंस द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन इंडिविजुअल नोड्स इज री एस्टेब्लिश्ड, they will communicate and decide how to resolve it, उसको फिर रिजॉल्व करना पड़ेगा। दिस कन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। सो जिसने पहले ऑर्डर किया उसको पहले डिलीवर कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि जिसकी आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आ रही है, जो बंदा आपकी इन्वेंट्री से करीब है, उसको आप शिप करेंगे तो आपको कम खर्चा आएगा एज कंपेयर टू जिसको दूसरे। तो कोई तरीका, कोई रूल आप डिफाइन कर सकते हैं जिससे आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। So database comes with default behavior, but given that there is an actual business decision to make, this behavior can be overwritten by manual overrule. So if this so ये issue है इसमें। अच्छा, अब मैं आपको ग्राफ की फॉर्म में दिखाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड पे एसिड प्रिंसिपल है, राइट हैंड साइड पे बेस है। तो बेस थोड़ा सा रिलेटिवली सॉफ्टवेयर वर्जन है जो नो सीक्वल डेटाबेसेस के लिए, और जिस हिसाब से डाटा ग्रो कर रहा है तो एसिड जो है ना बहुत हार्ड बाइंड है। और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे स्टिल एसिड इज गुड इनफ एंड गुड टू गो, और वही हमें चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे बेस प्रिंसिपल इज इज फाइन, और तो इसलिए नो सीक्वल डेटाबेसेस जो हैं वो बेस प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। सो एसिड वर्सेस बेस, ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस वर्सेस most NoSQL databases. The names were derived from the chemistry concept of the pH scale. The pH value below 7 is acidic, higher than 7 is a base. On this scale, your average surface water fluctuates between 6.5 से 8.5. अच्छा, ये तो हो गया फाउंडेशन फॉर द डेटाबेसेस। अब आप लोगों के जहन में होगा कि सर ये तो आपने हमें बता दिया, एसिड प्रिंसिपल, बेस प्रिंसिपल, कैप थ्योरम, इस तरह की चीजें तो हमने देख ली। अब आप हमें कोई प्रैक्टिकली दिखाएं, कोई नो सीक्वल डेटाबेस का ना हमें कोई प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन दिखाएं कि कोई हमें नजर आए कि हाँ यार अच्छा ये इसको हम नो सीक्वल डेटाबेस कह रहे हैं। अब नो सीक्वल डेटाबेस में चार मेन कैटेगरीज की मैंने बात की थी। फोर नो सीक्वल टाइप्स: की वैल्यू स्टोर, डॉक्यूमेंट स्टोर, कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस, और चौथी होती है ग्राफ डेटाबेस। ईच टाइप सॉल्व्स अ प्रॉब्लम दैट कांट बी सॉल्व विद रिलेशनल डेटाबेसेस। जैसे मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में ग्राफ दिखाया था कि एक स्वीट स्पॉट है RDBMS का। अगर आपका डाटा की क्वांटिटी थोड़ी है और वो डाटा आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड है, यानी कि आपस में बहुत ज्यादा कनेक्शंस हैं, तो वो ग्राफ डेटाबेस का केस बन जाता है। इसी तरह अगर आपका डेटा बेस की जो साइज और क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो कॉलम डेटाबेस आपको सूट करते हैं, बिकॉज कॉलम डेटाबेस बिग डाटा में कॉलम वाइज चीजों को जो है वो निकालना, उसमें से एनालिटिक्स निकालना आसान होता है। सो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस जो
एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस क्या होती हैं? दे आर कम्बिनेशन ऑफ दीज। मिसाल के तौर पे एक डेटाबेस आपके पास है ओरिएंट डीबी। ओरिएंट डीबी जो है ये मल्टी मॉडल डेटाबेस है। मल्टी मॉडल का मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट डेटाबेस भी है, ये ग्राफ डेटाबेस भी है। ठीक है, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डेटाबेसेस। सो बिफोर गोइंग इनटू डिफरेंट नो सीक्वल डेटाबेसेस, अब आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सीएस का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप लोग कहेंगे कि सर अभी नो सीक्वल से पहले हमें सीक्वल डेटाबेस तो दिखाएं। सो लेट्स लुक एट रिलेशनल डेटाबेसेस। यू हैव समथिंग टू कंपेयर टू। अब ये आपके सामने ना एक एग्जांपल है, फिगर 6.7। ये एक रिलेशनल डेटाबेस है जो ट्रेडिशनल जिसकी हम बात करते हैं। इसमें क्या है? लेफ्ट साइड पे आप देखें तो पर्सन्स के नाम है, जॉस, फ्रेड्स, फ्रेडी और डेल्पाइन, डेल्फाइन। और सेकेंड कॉलम में बर्थडेज है उनकी, और उसके बाद उनकी आईडीज हैं। ठीक है, अब चार लोग हैं ये, 1 2 3 4। तो फिर एक और टेबल है एक्सट्रीम राइट साइड पे। ये चार ये हॉबीज हैं: आर्चरी, कंकरिंग द वर्ल्ड, बिल्डिंग थिंग्स, सर्फिंग, स्वॉर्ड प्ले, लॉली गैगिंग। अब ये हॉबीज जो हैं ये उनकी हॉबीज की आईडी हैं, और फिर आगे उन हॉबीज की डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। अब हमने करना क्या है कि हमने पर्सन्स को और हॉबीज को आपस में इंटरकनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि पर्सन्स हॉबी लिंकिंग टेबल नेसेसरी बिकॉज ऑफ द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन हॉबीज एंड पर्सन्स। मल्टी एक बंदा है, उसकी कई हॉबीज हो सकती हैं। जैसे हमारे पास एक पर्सन 2 है, उस पर्सन 2 की हॉबी 3 भी है और 4 भी है। ठीक है, इसी तरह एक हॉबी है आपके पास, मसलन सर्फिंग है। अब सर्फिंग हॉबी जो है वो पर्सन 2 की भी हो सकती है, पर्सन 3 की भी हो सकती है। सो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं मैनी टू मैनी, यानी कि एक बंदा है, उसकी कई हॉबीज हो सकती हैं, और एक हॉबी है जो कई बंदे उसको शेयर कर सकते हैं एक हॉबी को। ठीक है, जैसे स्टैम्प कलेक्टिंग है, कॉइन कलेक्टिंग है, तो वो मल्टीपल लोगों की हॉबीज हो सकती हैं। या गार्डनिंग है, 10 लोग हो सकता है वही सेम हॉबी शेयर करो। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को, इसको डीकन्फ्लिक्ट करने के लिए आपने क्या किया कि एक अलग से टेबल बनाया है जो कि आईडीज को और हॉबी आईडी को आपस में जोड़ेगा। सो रिलेशनल डेटाबेसेस स्ट्राइव टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? मेकिंग श्योर एवरी पीस ऑफ डाटा इज स्टोर्ड ओनली वंस, कि हर डाटा डुप्लीकेट ना हो, सिर्फ एक दफा स्टोर हो। सो ईच टेबल हैज अ यूनिक आइडेंटिफायर। जो उसका, जैसे इस केस में पर्सन आईडी है, वो यूनिक आइडेंटिफायर है। इसको हम प्राइमरी कीज कहते हैं, that are used to model the relationship between the entities tables, hence the term relational। तो ये relational का term इस वजह से आता है because हम इस unique identifier primary key से एक relationship को मॉडल करते हैं between the tables। तो इसलिए इसको relational database कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि सर हमने रिलेशन डेटाबेसेस देख ली, हमने प्राइमरी की, फॉरेन की, जॉइंस, और हमने टेबल में एंट्री कैसे ऐड करनी है, डिलीट कैसे करना है, क्यूरी कैसे लगानी है, वो एसक्यूएल की थोड़ा सा एक ट्यूटोरियल लिया, हमें आइडिया हो गया। व्हाट अबाउट कॉलम डेटाबेस? कॉलम डेटाबेस क्या होगी? जो सीक्वल डेटाबेस है वो रो ओरिएंटेड है, यानी कि अगली दफा कोई इसमें नई एंट्री आएगी तो आप एक रो ऐड कर देंगे सिस्टम में, यानी कि नेम एक नया आ जाएगा, उसकी बर्थडे आ जाएगी और एक आईडी आ जाएगा। इसी तरह एक और रो ऐड होती जाएगी। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जा रही हैं, क्लाइंट अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहा है, डाल रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट भी आप देखते हैं एक एक नीचे डेट वाइज जो है वो रोज जो है वो ऐड होती जाती हैं सिस्टम में। So traditional relational databases are row oriented, with each row having a row ID and each field within the row stored together in a table. Let's say, for example's sake, that no extra data about hobbies is stored and you have only single table to describe uh, people as shown in figure 6.8। अब आप इस फिगर 6.8 में देखें, एक ही टेबल है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास रो आईडी है, यहाँ पे उन बंदों के नाम हैं, यहाँ पे उनकी बर्थडेज हैं, और यहाँ पे हमने उनकी हॉबीज लिख दी हैं। हॉबीज आप देख सकते हैं मल्टीपल है, एक बंदा है उसकी 2 हॉबीज भी हैं, और एक बंदा ऐसा भी है जिसकी 3 हॉबीज हैं: स्वॉर्ड प्ले, लॉली गैगिंग, आर्चरी। Notice in this scenario you might have a slight denormalization because hobbies could be repeated। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप जैसे आर्चरी जो है वो
जो है वो रिपीट हो गई है। If the hobby information is a nice extra but not essential to your case, adding this as a list within the hobby column is an acceptable approach. So अब होता क्या है, इस प्रॉब्लम क्या है इसमें, रो ओरिएंटेड डेटाबेस लेआउट, एवरी एंटिटी पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल रो स्प्रेड ओवर मल्टीपल कॉलम। हर बंदा जो है वो एक रो से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो एवरी टाइम यू लुक अप समथिंग इन अ रो ओरिएंटेड डेटाबेस, ईच रो इज स्कैन, हर दफा आपको पूरी की पूरी रो स्कैन करनी है, रिगार्डलेस ऑफ विच कॉलम्स यू रिक्वायर। ये देखें ना, ये प्रॉब्लम है आपकी रिलेशनल डेटाबेसेस का, कि अगर आपने किसी अगर आपने कोई चीज लुकअप करनी है, फाइंड आउट करनी है रो ओरिएंटेड डेटाबेस में, यानी कि सीक्वल डेटाबेस में, आपको हर रो स्कैन करनी है, इररिस्पेक्टिव कि आपने कौन सा कॉलम ढूंढना है। मिसाल के तौर पे आपके पास नेम है, बर्थडे है, हॉबीज हैं, और आगे 20 चीजें और हैं, उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, और फलाना 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 फलाना। लेकिन अगर आपको सिर्फ हॉबीज की डिटेल्स चाहिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ हॉबीज पे स्कैन करेंगे और आईडी वाइज देखेंगे, नहीं। आपने पूरी की पूरी रो स्कैन करनी है, तो मीन सारे कॉलम्स चेक होंगे, नेम भी चेक होगा, बर्थडे भी चेक होगी, हॉबीज भी चेक होगा। एग्जाम्पल दे रहा है कि एवरी टाइम यू लुक अप समथिंग इन अ रो ओरिएंटेड डेटाबेस, एवरी रो इज स्कैन्ड रिगार्डलेस ऑफ विच कॉलम्स यू रिक्वायर। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे यू ओनली वांट अ लिस्ट ऑफ बर्थडेज इन सितंबर। मिसाल के तौर पे आपने एक ऐसी क्यूरी लगानी है कि आपको सिर्फ वो लोग चाहिए जिनकी बर्थडेज जो है वो सितंबर में आ रही है, बिकॉज सितंबर का महीना शुरू हो गया, और लेट से आपने उन लोगों को ईमेल करनी है, हैप्पी बर्थडे का मैसेज सेंड करना है, सिर्फ आपको वो लोग चाहिए जिनकी सितंबर में बर्थडेज है। The database will scan the table from top to bottom, टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट, पूरा, यानी कि जो दो एरोज बने हुए ना, टॉप से बॉटम, पूरा का पूरा स्कैन होगा, और इवेंचुअली आपको लिस्ट ऑफ बर्थडेज तो रिटर्न हो जाएंगी। बट दिस इज नॉट द एफिशिएंट वे टू डू इट, अगर आपको सिर्फ सितंबर की बर्थडेज चाहिए और पूरा का पूरा टेबल आपको स्कैन करना पड़ रहा है। ठीक है, रो ओरिएंटेड लुकअप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड फॉर एवरी एंट्री ऑल कॉलम्स आर टेकन इनटू मेमोरी। आपकी मेमोरी में नेम भी जा रहा है, बर्थडे भी जा रहा है, हॉबीज भी जा रहा है। एक ऑप्शन ये होता है कि आप इस टेबल को तोड़ दें कॉलम वाइज। ठीक है, इंडेक्सिंग द टेबल ऑन अ सर्टेन कॉलम्स कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव लुकअप स्पीड। इससे क्या है कि लुकअप स्पीड स्लो हो गई है। अगर आप इसकी लुकअप स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं, सो तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि इसको कॉलम में तोड़ दें। आप क्या करते हैं, बट इंडेक्सिंग एवरी कॉलम ब्रिंग्स एक्स्ट्रा ओवरहेड एंड द डेटाबेस इज स्टिल स्कैनिंग ऑल द कॉलम्स। सो कॉलम डेटाबेस स्टोर्स ईच कॉलम सेपरेटली, allowing for quicker scans when only a small number of columns is involved। अगर आपके पास कुछ कॉलम्स इन्वॉल्व हैं, तो हमने एक नाम का और रो उसकी आईडी दे दी, बर्थडेज की आईडी दे दी, हॉबीज की आईडी दे दी। ये आईडी वही दी है जो पर्सन की है, ऐसा नहीं है कि जॉर्ज द बॉस की आईडी 1 है, तो ये सेकंड कॉलम में जो सेकंड टेबल में हमने जो रो आईडी है उसी बंदे की है, और उसी की डेट ऑफ बर्थ 1985 की है। ठीक है, और उसी की जो हॉबीज हैं वो आर्चरी है और कंकरिंग द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे हमने डाटा जो है उसको कॉलम्स में तोड़ा है, और हमने इंडिविजुअल आइसोलेट कर दिया उसको कॉलम्स में। अब क्या कह रहा है कि कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस स्टोर करेगा ईच कॉलम सेपरेटली with the related row number. Each entity person is divided over multiple tables. So हर बंदे पे ना अब एक टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन ओवर मल्टीपल टेबल्स में हो गई है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कल को अगर आपने ये सर्च करना है ना कि किसकी बर्थडे सितंबर में हो रही है, तो उसको सारे टेबल पे जाने की, वो सिर्फ बर्थडे वाले पे जाएगा, बर्थडे में सिर्फ इस टेबल को स्कैन करेगा, और ये देखेगा ये दिसंबर है, ये जनवरी है, ये थर्ड वाला जो जो रो आईडी 4 है ना, 16 सितंबर 1986, इसको जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो कर देगा। तो दिस इज वेरी फास्ट, इसका लुकअप जो है वो बहुत फास्ट है। सो दिस लेआउट लुक्स वेरी सिमिलर टू रो ओरिएंटेड डेटाबेस। फर्क सिर्फ ये है कि विद एन इंडेक्स ऑन एवरी कॉलम, हर कॉलम पे आप इंडेक्स आ गया हुआ है। सो अ डेटाबेस इंडेक्स is a data structure that allows for a quick lookup on the data, लेकिन इसकी कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है, स्टोरेज स्पेस और एडिशनल राइट्स। तो अब आपको चीजों को स्टोर जो है ना वो 3 डिफरेंट टेबल्स में करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्टोरेज की कॉस्ट कम होती जा रही है, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका हार्डवेयर सस्ता होता जा रहा है, तो बाज दफा क्या होता है कि आपको जो कंप्यूटेशनल टाइम है ना वो बहुत मानी रखता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ये आगे देगा
कि एग्जांपल ऑफ कॉलम फ्रेंडली स्टोर्स आर अपाची HBase, फेसबुक की कसांड्रा, हाइपर टेबल और ग्रैंडफादर ऑफ वाइट कॉलम गूगल बिग टेबल। इन सारे जो डेटाबेसेस में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यही वाला लग रहा है, कॉलम डेटाबेस। अच्छा, इसके बारे में एक और बात करता है, द कॉलम ओरिएंटेड। चलो मैं ये पढ़ लेता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हम रो ओरिएंटेड डेटाबेस को प्रेफर करें या कॉलम ओरिएंटेड को प्रेफर करें। अब ये एक कॉमन क्वेश्चन है। कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस का मतलब है सी से कॉलम, सी से कसांड्रा, फेसबुक का कसांड्रा, हाइपर टेबल, गूगल बिग टेबल, HBase, ये कॉलम डेटाबेस यूज करती हैं। और सीक्वल आपकी रो डेटाबेस है। सो व्हेन शुड यू यूज रो ओरिएंटेड डेटाबेस and when should you use column oriented database? In a column oriented database, it is easy to add another column because none of the existing columns are affected by। मिसाल के तौर पे कॉलम्स में तो ये है कि अगर सपोज करें आपने एक कॉलम और ऐड हो जाता है सिस्टम में। मसलन एक कॉलम था नाम का, बर्थडेज का, हॉबीज का, तो एक कॉलम है लेट से बैंक अकाउंट डिटेल्स का। तो आप उसका एक अलग से टेबल बनाएं, उस पर लिखें बैंक अकाउंट्स और आगे रो आईडीज डाल दें। So you can easily add a column because none of the existing columns are affected by it। because आपकी ये जो तीन टेबल्स हैं कि अफेक्ट नहीं होंगे, आपको एक नया टेबल चौथा ऐड करना पड़ेगा कॉलम डेटाबेस में। लेकिन रो में ऐसा नहीं है। बट एडिंग एन एंटायर रिकॉर्ड रिक्वायर्स अपडेटिंग ऑल टेबल्स। लेकिन जिसको ऐड करने के लिए आपको सारे के सारे टेबल्स को अपडेट भी करना पड़ेगा। दिस मेक्स द रो ओरिएंटेड डेटाबेस प्रेफरेबल our column oriented database for online transaction processing। तो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती हैं उसमें रो वाली स्टिल प्रेफरेबल है बिकॉज रो के केस में उसकी सिर्फ एक रो ऐड होगी। इस केस में आपका एक पूरा एक टेबल ऐड होगा लेकिन आपको बाकी सारे टेबल्स को भी अपडेट करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से काम इधर बढ़ जाता है। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसकी लुकअप आसान है, इसकी लुकअप थोड़ी सी स्लो है, बस ये फायदे नुकसान है। Because it implies adding and changing records constantly. The column-oriented database shines when performing analytics and reporting, summing values and counting entries. A row-oriented database is often the operational database of choice for actual transactions such as sales। जो sales की transactions होती हैं वो रो SQL वाली रो ओरिएंटेड डेटाबेस पे जाती हैं। जो ओवरनाइट बैच जॉब्स होती हैं bring the column oriented database up to date, supporting lightning speed lookup and aggregation using map reduce algorithms for reports। so big data के केस में जो है जहां पे हमें lightning speed lookup चाहिए, एग्रीगेशन चाहिए, तो वहां पे कॉलम डेटाबेस मेक सेंस। अब अभी हमने जो अब तक पढ़ा है वो सिर्फ हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए हैं। ग्राफ डेटाबेस के ऊपर तो खैर हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, और दूसरी चीज हमने आज पढ़ी है कॉलम डेटाबेस। जो हमारी सीक्वल है वो रो डेटाबेस है, और रो प्रेफरेबल है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। और जो कॉलम डेटाबेसेस है, अगर आपकी ओवरनाइट बैच जॉब्स हैं और जहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे आपको लाइटनिंग स्पीड लुकअप चाहिए, तो वहाँ पे कॉलम डेटाबेसेस का केस स्ट्रॉन्ग है। अगला डेटाबेस की टाइप है की वैल्यू स्टोर। की वैल्यू स्टोर्स जो है ये वही है डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट पाइथन में, कि जिस तरह वो लड़का था अपने टॉयज ढूंढ रहा था, उसके कुछ टॉयज दराज में पड़े थे, कुछ अलमारी में पड़े थे, कुछ टेबल के नीचे थे, कुछ बेड के नीचे थे। तो वो अपना की देता था, तो उसका उसकी वैल्यू निकल आती थी। मतलब वो कहता था कार, वो कहता था ड्रॉर में पड़ा है, फलानी चीज फलानी जगह पड़ी है। सो की वैल्यू स्टोर्स आर द लीस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ नो सीक्वल डेटाबेसेस। They are, as the name suggests, a collection of key value pairs। की वैल्यू पेयर्स क्या है? की है नाम, बर्थडे, हॉबीज। नाम क्या है? जॉस दी बॉस। बर्थडे क्या है? 11 दिसंबर 1985। हॉबीज क्या है? आर्चरी, कंकरिंग द वर्ल्ड। की वैल्यू स्टोर एवरीथिंग एज अ की। एक की होगी और आगे उसकी वैल्यू होगी। दे आर, एज द नेम सजेस्ट, अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, एंड दिस सिंप्लिसिटी makes them the most scalable of the NoSQL databases capable of storing huge amounts of data। So huge amounts of data store करने के लिए जो है ना की वैल्यू सबसे अच्छा है। अगर वो ग्राफ देखे ना, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से सबसे कम, लेकिन अमाउंट ऑफ डाटा के लिहाज से सबसे ज्यादा, तो सबसे ऊपर जो केस बनता है वो बनता है की वैल्यू स्टोर का। और सबसे ज्यादा इंटरकनेक्टेड, कॉम्प्लिकेटेड
और डाटा के लिहाज से साइज में कम, तो केस बनता था ग्राफ डेटाबेसेस का। सो की वैल्यू वही कॉन्सेप्ट है जो इवन आपकी कैश मेमोरी में और हो रहा होता है कि आपने जो है ना वो की स्पेसिफाई करेंगे, वैल्यू निकल आएगी। द द वैल्यू इन अ की वैल्यू स्टोर कैन बी एनीथिंग, नंबर स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, but also an entire set of new key value pairs encapsulated in an object. Figure 6.12 shows a slightly more complex key value structure. Examples of key value stores are Redis, uh, Voldemort, React and Amazon's Dynamo. इस केस में अगर आप देखें तो इंटरनल डाटा एंटिटीज, कस्टमर्स हमारे दो हैं, कस्टमर्स की आईडी क्या है, नेम क्या है, फेरेडे फ्रेडी, नेम फ्रिट्स। फिर लीगल एंटिटीज, उसकी कंपनी मेटन, और प्रोडक्ट फर्नीचर, आईडी नेम ऑक्टोपस टेबल स्टोर। तो हर चीज को स्टोर किया गया एज अ की और एज अ वैल्यू। तो फिगर 6.12 इज अ की वैल्यू नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ अ डेटाबेस जिसमें हर चीज की वैल्यू की पेयर्स की फॉर्म में स्टोर होती है। लास्ट जो हमारे पास डेटाबेस है, दैट इज डॉक्यूमेंट डेटाबेस। डॉक्यूमेंट डेटाबेस की एग्जांपल है मोंगोडीबी, बहुत पॉपुलर हुई है ये। और इसमें यही है कि आप जो है डॉक्यूमेंट स्टोर्स आर वन स्टेप अप इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम की वैल्यू स्टोर्स। अ डॉक्यूमेंट स्टोर डज assume a certain document structure। इसमें आप हर तरह का अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी इसमें जो है ना वो दे सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये आपके सामने ना एक अखबार का आर्टिकल है। इस अखबार के आर्टिकल को अगर हम गौर करें ना, तो इसमें सबसे पहले ऑथर का नेम है, किस ऑथर ऑथर का नेम है। फिर ये उसका आर्टिकल है, जिस जिस ऑथर ने ये आर्टिकल लिखा है। अक्सर आपने कोई भी न्यूज़पेपर का जब आप खोलते हैं पेज, तो एक आर्टिकल होता है, आखिर में ऑथर का नाम लिखा होता है। तो इसको हम कहते हैं आर्टिकल, ये ऑथर का नाम है। ये कमेंट्स हैं जो लोगों ने दिए हैं, ठीक है। ये रीडर के कमेंट्स हैं या रीडर का। तो बता कहना ये चाह रहा है कि अगर आप इसको इस प्रॉब्लम को अगर आप ट्रेडिशनल डेटाबेस में सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मल्टीपल टेबल्स बनाने पड़ेंगे। ऑथर का नेम आपको ऑथर के टेबल में देना पड़ेगा, आर्टिकल जो है वो आपको आर्टिकल टेबल में देना पड़ेगा, जो कमेंट्स रीडर्स ने कमेंट्स किए हैं वो कमेंट्स टेबल में जाएंगे, जो रीडर ने बात लिखी है कमेंट में वो रीडर टेबल में जाएगी। यानी कि एक ही आर्टिकल को आपको 4 5 6 टेबल्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन मोंगोडीबी यानी कि जो एग्जांपल है या डॉक्यूमेंट स्टोर है, उसमें ये सारा आर्टिकल आप एक ही डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में नहीं आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है या लॉग होता है, इसमें डाटा आप स्टोर करते हैं एज अ डॉक्यूमेंट फॉर्म में। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेजेस होते हैं ना, उस तरह की पेजेस की फॉर्म में आप डाटा स्टोर करें। मिसाल के तौर पे आर्टिकल आपने दिया, हेडिंग टाइटल दिया, टाइटल ये आर्टिकल का ये है, इसकी बॉडी ये है, इसका ऑथर जो है वो इसैक एसीमोव है, कमेंट्स आए किसके, फ्रिट्स के कमेंट्स आए, उसका रिप्लाई किसने किया, फ्रेडी ने रिप्लाई किया, उसके बाद स्टार्क ने उसने ये कमेंट किए। तो सारा कुछ आपने ये पूरा का पूरा जो इसका इंफॉर्मेशन थी वो आपने डॉक्यूमेंट की फॉर्म में स्टोर की। तो इसीलिए ये जो डॉक्यूमेंट स्टोर है, दे आर जस्ट स्टोरिंग द डाटा लाइक अ जेसॉन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसमें आप अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्रोडक्ट है, 2 3 प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप सीक्वल की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको एक ही ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये उसकी टाइप है, ये उसकी प्राइस है। लेकिन सपोज करें किसी एक प्रोडक्ट पे आपने डिस्काउंट लगाया हुआ है, बाकियों पे नहीं लगाया हुआ है, तो सीक्वल में तो आपको हर चीज को एक ही फॉर्मेट देना है। तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप चूंकि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख रहे होंगे, तो किसी प्रोडक्ट पे आप डिस्काउंट दे दें, किसी पे सेल लगा लें, किसी पे कोई प्रमोशन लगा लें। तो ये इस तरह की फॉर्मेट जो है वो बहुत कन्वीनियंट होता है स्टोर करने के लिए। सो डॉक्यूमेंट स्टोर सेव्स डॉक्यूमेंट एज अ होल, whereas RDBMS cuts up article and saves in several tables। तो RDBMS यह है वो आपकी हर चीज टेबल्स की फॉर्म में लेके जा रहा है, बट डॉक्यूमेंट स्टोर उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में स्टोर कर रहा है। जैसे अखबार के केस में ये बड़ा जबरदस्त एग्जांपल थी कि एक ही पेज पे आपका सारा कुछ आ गया, आपको 6 7 फलक फलक टेबल बनाने नहीं पड़े। तो इसकी एग्जांपल मोंगोडीबी है, बहुत पॉपुलर है ये, और वाइडली यूज्ड जो है हमारे पास डेटाबेस है। और इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो मोंगोडीबी क्यूरी लैंग्वेज है। उसके भी एक्सपर्ट्स लोगों ने मांगे होते हैं, जिस तरह साइफर के एक्सपर्ट्स मांगे हुए थे, इस तरह सीक्वल के एक्सपर्ट्स होते हैं, इस तरह और लैंग्वेजेस हैं उसके डेटाबेसेस हैं, उसके अपने अपने एक्सपर्ट्स हैं, कैसांड्रा के, रेडिस के अपने अपने एक्सपर्ट्स हैं। तो ये पूरी एक दुनिया है डेटाबेस की। और सो ग्राफ डेटाबेस क्या होता है?
ये सबसे कॉम्प्लेक्स केस है जिसमें डाटा बहुत आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे हमने जो लास्ट मॉड्यूल में देखा भी, इसमें डाटा स्टोर होता है नोड्स की फॉर्म में, एजेस की फॉर्म में। जैसे फ्रेडीज इसको जानता है, वो उसको जानता है, ये वो ये पसंद करता है, जॉस भी ये पसंद करता है, ये इसका दोस्त है, वो उसका दोस्त है, और एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड सा एनवायरनमेंट जो है ना। लेकिन ग्राफ डेटाबेसेस में भी एसिड प्रिंसिपल जो है वो होल्ड करता है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया हुआ है। चूंकि हमने एक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज पहले पढ़ ली है, तो आज आप देख रहे हैं कि डेटाबेसेस की जो डिफरेंट टाइप्स समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। डाटा को स्टोर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ तरीके कुछ जगह पे ज़्यादा एफिशिएंट है, कुछ जगहों पे कोई दूसरे डेटाबेसेस नो सीक्वल वाले ज़्यादा एफिशिएंट है। चूंकि दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स, डाटा इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हर जगह पे आप वन सॉल्यूशन फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वन साइज फिट्स ऑल या वन सॉल्यूशन फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। चीज़ें जो है वो आपको अल्टीमेटली इवॉल्व करनी पड़ती हैं। तो एक रैंकिंग किसने की? मैंने चैट जीपीटी से जाके दोबारा, ये रैंकिंग है 2015 की, आज 2025 है। 10 साल के बाद मैंने दोबारा रैंकिंग जब ड्रॉ की है ना, ऑलमोस्ट कमोबेश यही रैंकिंग अभी भी है। ओरेकल थोड़ा नीचे चला गया है, माई सीक्वल ऊपर आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर अभी भी बहुत पॉपुलर है। तो अब अभी भी अगर आप दुनिया में देखें ना, टॉप 3 जो आपकी डेटाबेसेस है वो आपकी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बिकॉज़ फाइनेंशियल सेल्स की ट्रांजैक्शंस इसी फॉर्मेट पे हो रही हैं। मोंगोडीबी इज अनदर राइजिंग वन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट स्टोर जो मोंगोडीबी है, इसकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसके एक्सपर्ट्स बहुत मांगे जा रहे थे। रिसेंटली जो लास्ट 4-5 ईयर्स में जितनी जॉब्स आ रही थी फुल स्टैक डेवलपर की, उसमें मोंगोडीबी का लिखा होता था कि आपको मोंगोडीबी का पता होना चाहिए, मोंगोडीबी जो क्लाउड सर्विस आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, मोंगोडीबी का डाटा जो है ना उसके क्यूरी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसी तरह मैं आपको पोस्टग्रीसीक्वल का बता रहा था, ये ओपन सोर्स है, ठीक है। और पोस्टग्रीसीक्वल जो है इसमें भी रिलेशनल डेटाबेस यूज होती है, कॉलम डेटाबेस यूज होती है कसांड्रा में, और की वैल्यू होती है रेडिस में। और लेकिन अगर आप इनकी ऑर्डर वाइज देखेंगे तो अभी भी पॉपुलैरिटी जो है वो रिलेशनल डेटाबेसेस की डोमिनेंस है। बट डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस, कॉलम डेटाबेसेस, की वैल्यू डेटाबेसेस भी इमर्ज हो रही हैं टॉप 10 रैंकिंग में। और ये रैंकिंग आज भी वही इसी तरह होल्ड करती है। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन? फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर इज डन। किसी का कोई सवाल? मुश्किल तो नहीं है डेटाबेसेस का जो टॉपिक था, सिंस इट्स प्योरली सीएस डोमेन? ठीक है, क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं? एनी क्वेश्चन? ठीक है सर। ठीक है, ऑल क्लियर। चले, इट्स इसका मतलब क्लियर, है कि ऑल क्लियर, थैंक यू। आप लोग जो है ना थ्योरी थ्योरी में ना आपके कोई सवाल नहीं होते। जी हारून? चलो, यही बताना था, और क्लियर है सब। सब क्लियर, चले ठीक है। तो देखिए, ये मैंने बताया ना कि जब आपका वो एक कॉम्प्लेक्स चीज कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें जो है ना वो इतनी, जिसे कहते हैं ना, मुश्किल नहीं रहती। तो हाँ, ये आपने अच्छा, वैसे आपने बहुत अच्छा लिखा कि दिस रिक्वायर्स स्टडिंग एट ओन टाइम, बिकॉज अगर आपने डिफरेंट डेटाबेसेस को जो है ना वो स्टडी करना है, तो डेफिनेटली 1-2 घंटे के सेशन में आप सारे डेटाबेसेस कवर नहीं कर सकते। बट आपको ना एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे आइडिया हो जाए कि अच्छा यार, किस प्रॉब्लम के लिए ना कौन सी डेटाबेस ज़्यादा मुझे मौजूद रहेगी, सूटेबल रहेगी। और ऑब्वियसली उसके फिर अलग-अलग एक्सपर्ट्स होंगे। अब आपसे ये एक्सपेक्टेशन कहीं नहीं होगी डाटा साइंटिस्ट से कि यार वो पूरी की पूरी डेटाबेस की क्वेरी लैंग्वेज भी उसको सारी एक्सपर्ट हो, और उसको मैनेज भी कर रहा हो, उसको हैंडल भी कर रहा हो। अनलेस आपका कोई स्टार्टअप है और आपको जो है आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और आपने सारा कुछ खुद करना है, तो वो एक एक्सेप्शन बनेगी। लेकिन हमारी एकेडमिक्स में हम 90% एंड अबव जो है ना सिर्फ जो है वो सीक्वल पे रिलाय करते हैं, सीक्वल पढ़ाते हैं, फंडामेंटल्स बनाते हैं। और अभी मैं आपको चले थोड़ा सा ना, टाइम है तो मैं एक अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, यहाँ पे। अच्छा, अभी देखिए, ये मैंने ना क्लाउड में ना मोंगो डीबी एटलस, इसका मैंने एक अकाउंट बनाया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बना है, ठीक है। इसके कोई पैसे नहीं लगते। ये आपको क्लाउड में ना एक डेटाबेस दे देता है, और आप एक सर्टेन डाटा तक जो है इसमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस आपके पास, जैसे मैंने सैंपल एमफ्लेक्स,
सैंपल सप्लाईज, ये जो इसकी सैंपल्स थे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में जो है वो कलेक्शंस का नाम, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके साइज, इंडेक्सेस और सारा कुछ आ गया। अच्छा, लेफ्ट साइड पे जो है वो सर्विसेज का एक टैब्स हैं, फिर एक सिक्योरिटी के टैब्स हैं, इसमें डेटाबेस एक्सेस है, नेटवर्क एक्सेस है। इसमें ये भी है कि आप अपने रोल्स डिफाइन कर सकते हैं, किसको आपने कितना कितना एक्सेस देना है और आपने इस पे सिक्योरिटी क्या लगानी है, कौन इसको एक्सेस कर सकता है इस डेटाबेस को। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जो भी आपका ई कॉमर्स स्टोर होगा, उस ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर जो भी लोग खरीदेंगे, बाइंग सेलिंग करेंगे, उसका रिकॉर्ड आपके बैकएंड पे ना यहाँ पे मेंटेन हो रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज योर डेटाबेस। तो ये इसका फ्री अकाउंट भी अच्छा खासा पावरफुल है, उस पे आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पे बहुत जो है ना छोटा मोटा स्टोर अगर चलाना हो तो वो आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। दिस अटलस जो है MongoDB अटलस, दिस यूजेस इसके पीछे जो ये कॉलम डेटा, ये आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। ठीक है, MongoDB इज अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस। एक मैंने ना अपनी लोकल कंप्यूटर पे एक चीज इंस्टॉल की हुई है जिसे मैं कह रहा हूँ MongoDB कंपस। आप चाहें तो ये वाली जो MongoDB जो मोंगो डेटाबेस है, इसको आप जो है अपने लोकल कंप्यूटर पे भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको सर्वर क्लाउड में भी तो एक मैंने आपको क्लाउड सर्विस दिखाई है, एक मैंने लोकल होस्ट भी दिखाया है। सो अभी जो मैंने आपको क्लाउड में दिखाया है उसमें मेरे पास सैंपल एम फ्लेक्स, लेफ्ट साइड पे आप देखें सैंपल एम फ्लेक्स, सैंपल सप्लाई, ये मेरी क्लाउड वाली डेटाबेस है। और ये डेटाबेस मेरी लोकल है जो मेरे अपने कंप्यूटर में रखी हुई है। उसमें मेरे पास उसमें मेरे पास जो डेटाबेस है उसका नाम है डेमो डीबी और उसका नाम है डेमो। इस डेटाबेस में मैंने डिफरेंट ऑथर की बुक्स, और अब ये जेसॉन फॉर्मेट में सेव है चीजें, टाइटल, आईएसबीएन, पेज काउंट। तो जो कंपस होती है ना मोंगोडीबी कंपस, इसमें सारी मोंगोडीबी डेटाबेसेस का एक जीयूआई आप देख सकते हैं। तो ये उसका जीयूआई फॉर्मेट है। तो जिस जो मुझे बताया ये रहा है कि मेरे पास दो डेटाबेसेस हैं, एक मेरी रिमोट है जो मेरे उधर है क्लाउड में है, एक मेरी लोकल कंप्यूटर पे है, तो लोकल होस्ट है, तो वो दोनों को मुझे एक विजुअलाइजेशन दिखा रहा है। तो मैं एक ऑन अ स्ट्रेटेजिक लेवल जो है वो अपना डेटाबेसेस का जो है ना वो ओवरव्यू देख सकता हूँ इन जीयूआई फॉर्मेट। एक तो ये हो गया। दूसरा, आजकल एक बहुत पॉपुलर हो रही है डेटाबेस जिसका नाम है सुपरबेस। सुपरबेस जो है वो एक स्टार्टअप था 2020 में, वाई कॉम्बिनेटर स्टार्टअप विंटर में हुआ और बहुत पॉपुलर हुआ है। और मैं अभी रिसेंटली चेक कर रहा था, सुपरबेस की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $2 बिलियन तक पहुंच गई है। तो मैंने अभी रिसेंटली जो है ना उसमें अकाउंट बनाया है। ये माई सुपरबेस है, इसमें आप जाएंगे supabase.com। ये आपकी जो है ना पोस्ट ग्री सीक्वल, यानी कि जो ओपन सोर्स सीक्वल वाला है ना, तो इसमें एक फ्री अकाउंट भी इसका ठीक ठाक अकाउंट है, तो वो आप बना सकते हैं। और सुपर बेस में ना मुझे एक टेबल एडिटर का ऑप्शन दे रहा है और सीक्वल एडिटर का ऑप्शन दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे ना टेबल एडिटर और सीक्वल एडिटर, मैंने टेबल एडिटर को फिर आगे यूज किया है, वो भी मैं आपको उसका थोड़ा सा एक डेमो दिखाता हूँ। तो ये वाली जो डेटाबेस है ये सीक्वल है, पोस्ट ग्री सीक्वल है। तो एक मैंने आपको सीक्वल डेटाबेस दिखाई, एक मैंने आपको दिखाई मोंगोडीबी क्लाउड में और मोंगोडीबी लोकल भी। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, मैंने बताया था कि अब देखें एआई का दौर है, चीजें जो है ना वो बहुत फास्ट हो गई हैं। मैं उस दिन बैठा बैठा सोच रहा था कि यार मैंने सपोज करें एक डेटा साइंस के और एआई के कोर्सेज करवाने हैं। जैसे मैं अभी ये डेटा साइंस का कोर्स करा रहा हूँ, इस तरह मेरे दिमाग में है डेटा एनालिस्ट का कोर्स कराना, मेरे दिमाग में है एआई के वर्कफ्लोज सिखाना, मेरे माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग है, मेरे माइंड में पाइथन का कोर्स है। 8-10 कोर्सेज हैं जो मेरे दिमाग में है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसकी एक मार्केट प्लेस बनाऊँ, एक वेबसाइट बनाऊँ जहाँ पे ये 8-10 कोर्सेज आ रहे हों, और वहाँ पे यूज़र कोई भी बंदा दुनिया में कहीं भी बैठा हो उन कोर्सेज़ को रजिस्टर कराए, और जैसे ही वो रजिस्टर कराए तो डेफ़िनेटली उसका डाटा मेरी डेटाबेस में आ रहा हो, और वो डेटाबेस मेरी ये वाली डेटाबेस हो, सुपरबेस डेटाबेस में आ रहा हो, ठीक है? और उस वेबसाइट पे मेरी इन्फॉर्मेशन भी हो, मेरा वेब वेब पेज हो, उस वेबसाइट में मेरे कोर्सेज़ के टेस्टिमोनियल्स हों, मेरी कोई यूट्यूब की वीडियोज़ हैं वो हों। तो ये पूरी वेबसाइट का मेरे ज़हन में एक आइडिया आ रहा था। तो एंड गेस व्हाट, मैंने ये पूरी वेबसाइट, उसका फ्रंट एंड और उसका बैक एंड, यानी कि उसका पूरा जीयूआई और उसका पूरा बैक एंड 3 मिनट के अंदर अंदर पूरी वेबसाइट बनाई है। फुली फंक्शनल वेबसाइट है। अभी मैं अगर आपको उसका लिंक शेयर करूंगा,
वो रेडी टू बिजनेस है, यानी कि मैं आपको जैसी लिंक शेयर करूंगा, आप उस वेबसाइट पे जाएं, अपने कोर्सेज कोई रजिस्टर करता है रजिस्टर करें, मेरे पास डेटाबेस पे सारी उसकी डिटेल्स आ रही होंगी। तो इट्स अ फुली फंक्शनल वेबसाइट विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 मिनट्स। ठीक है, आप लवेबल एक आपके पास प्लेटफॉर्म है, ये इस प्लेटफॉर्म में ये कहता है कि जी आप वेबसाइट और ऐप बना सकते हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, इस पे आपने प्रॉम्प्ट्स देने हैं, मतलब एक लाइन की कोडिंग नहीं करनी। ठीक है, अब मैंने इस लवेबल .dev पे गया और वहां जाके मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया इसको। मैंने इसको प्रॉम्प्ट ये दिया कि मेरा नाम डॉक्टर ख्वाजा कासिम है, मैंने पीएचडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बैरियर यूनिवर्सिटी में। ये मेरी फैकल्टी प्रोफाइल का वेब लिंक है जो मेरी बैरियर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। मैं डाटा साइंस और एआई के कोर्सेज ऑफर करना चाहता हूँ, जिसमें डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, डाटा एनालिटिक्स, एआई फॉर प्रोफेशनल्स, पावर बीआई, जेन एआई फॉर एचआर, एआई इन क्लासरूम, डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन, डाटा एनालिटिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग। मैं कहता हूँ मेरी ये वेबसाइट बनाओ और उसमें ये सारी चीज़ें डालो, और ऐसा हो कि क्लाइंट्स जो है ना इसमें रजिस्टर भी कर सकें और उनको एक छोटा सा फॉर्म हो। फिर मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया कि उसमें एआई वर्कफ्लो ऑटोमेशन की चीज़ें भी डाल दो और कोर्सेज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो। फिर मैंने कहा कि एक मैंने सुपर बेस पे अपना अकाउंट बना लिया है, मेरी जो वेबसाइट है उसको सुपर बेस के साथ कनेक्ट कर दो। इस तरह कनेक्ट करो कि हर कोर्स के लिए मेरे पास एक टेबल हो, तो 12 कोर्सेज के लिए 12 टेबल हो, और आखिर में मेरे टेस्टिमोनियल डाल दो और यूट्यूब की वीडियो डाल दो। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किए, विद इन 1 मिनट जो है ये पूरी वेबसाइट बन गई। इसमें मेरा टाइटल आ गया, कंपनी का नाम आ गया, मेरा लिंक आ गया, इस पे लिंक पे क्लिक करें तो मेरा जो वेबसाइट का पेज खुल जाता है। अच्छा, मेरे पास्ट क्रेडेंशियल्स आ गए। इसने खुद ही इस तरह के ऑर्डर में बना दिया कि इस तरह की, फिर उसने पूरा कैलेंडर बना दिया। इसने मेरे वो 12 कोर्सेज लिस्ट कर दिए और उसमें कस्टमर्स के लिए या पार्टिसिपेंट्स के लिए रजिस्टर का बटन भी बना दिया। इसके बाद इसने उस कोर्स की कैटलॉग बना दी, उसमें उन कोर्स की डिटेल्स भी डाल दी, और उसके बाद कोर्स की डिटेल्स डालने के बाद टेस्टिमोनियल्स डाल दिए, और मेरी यूट्यूब की जो इंटरव्यू था वो डाल दिया। अच्छा, और सिर्फ ये यहाँ पे पेजेस अपडेट नहीं किए, साथ ही साथ जैसे ही मैंने सुपर बेस खोला तो 12 टेबल्स बन गए। तो अब मैं टेबल एडिटर पे जाता हूँ, तो उन 12 कोर्सेज की ये जो 12 अलग अलग क्लासेस हैं यहाँ टेबल्स बन गए। अब कोई बंदा इस फॉर्म पे क्लिक करता है, जैसे ही रजिस्टर करता है, यहाँ अपनी डिटेल्स डालता है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और मैं इसको रजिस्टर करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है, अच्छा रजिस्टर, तो मैं इसको कह देता हूँ 0 3 3 3 4 6 7 4 3 5 1। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ। ठीक है, कोई नाम डालती है, इसको मैं रजिस्टर इंटरेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा आता है इंटरेस्ट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यू विल रिसीव कोर्स डिटेल एंड एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन विया ईमेल व्हेन रजिस्टर्ड। अब मैं आता हूँ पाइथन फॉर किड्स पे, मैंने ये ऐड किया, तो माई प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे पाइथन फॉर किड्स है। तो दिस इज, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट टेबल्स, ये सारे टेबल्स जो है वो आपस में उसको ये देखें, अभी मैंने XYZ डाला था ना, तो ये वो XYZ यहाँ पे आ गया, और ये वो फोन नंबर आ गया। तो जैसे ही यूजर रजिस्टर करेगा कोर्स में, यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होना शुरू होगी। यानी कि इसने मेरी वेबसाइट का फ्रंट एंड भी बना दिया, मेरी वेबसाइट का बैक एंड भी बना दिया, डेटाबेस भी बना दी, उसको आपस में कनेक्ट भी कर दिया, और ये सारा काम जो है टोटल जो है ना 3 मिनट के अंदर हुआ है। यानी कि पूरी फंक्शनल वेबसाइट जो है वो 3 मिनट के अंदर जो है ना वो रेडी होगी। तो मैंने इसका टाइटल भी ये रखा कि प्रॉम्प्ट्स इन lovable.io टू मेक अ वेबसाइट फ्रंट एंड प्लस बैक एंड इन लेस देन 3 मिनट्स। और अगर ऐप बनानी हो, मोबाइल की ऐप, प्ले स्टोर की ऐप, वो भी 2-3 मिनट के अंदर पूरी ऐप बन जाएगी। तो अब कोई भी बंदा, किसी के दिमाग में कोई भी आइडियाज हो, तो अगर आपने उसको वेब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐप की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऑल यू नीड टू डू इज टू राइट प्रॉम्प्ट्स। 2-4 प्रॉम्प्ट्स दें, वो खुद ही आपको सारी की सारी वेबसाइट बना देगी। यही काम पहले 2-3 लाख रुपए दे के आप करवाते थे, 5-6 लाख रुपए दे के आप ऐप बनवाते थे, तो वो अब मिनटों में जो है ना वो आपके काम जो है वो सारे हो जाते हैं। तो इस केस में जो पीछे वेब का सिस्टम था वो टेबल एडिटर है, तो सारा GUI बेस्ड है, इसको मैं SQL की में भी स्टोर करवा सकता हूँ। फिर SQL में मुझे थोड़ा सा ये होगा कि SQL की क्यूरीज लिखनी पड़ेंगी। तो लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोडिंग के साथ वाकफियत है और थोड़ा बहुत भी काम कर सकते हैं, तो इवन टेक्निकल एंड भी अब आप संभाल सकते हैं, क्योंकि चीजें जो हैं वो अब लो कोड और नो कोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं जो फर्स्ट हाफ है वो इस लेक्चर का कंप्लीट करता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ी देर में जो है ना ग्रुप के ऊपर एक असेसमेंट फॉर्म
और एक फीडबैक फॉर्म का लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ऑल पार्टिसिपेंट जो है ना वो उस पे जाएं और उसके क्वेश्चंस को इंडिविजुअल आंसर करें, और उसमें अपना नाम भी लिखना है और अपने अपना एड्रेस भी प्रॉपर लिखना है, बिकॉज ये सारी डाटा जो है ना हमने हेड ऑफिस को भिजवाना है फॉर सर्टिफिकेट प्रिंटिंग। तो काइंडली वो आप अपना फिल इन करें, और उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में, कुछ कैपेबिलिटीज के बारे में आपने आंसर्स देने। सो जो आप फील करते हैं वो उसमें आंसर दें। तो 10 से 15 मिनट की एक्टिविटी होगी, और उसके बाद फिर जो है ना हम Q&A सेशन के लिए दोबारा वापस आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और मैं आपके साथ वो लिंक शेयर करता हूँ जो आपने ऑनलाइन फिल करना है।